ज्ञान की अपनी एक खासियत होती है, ये कभी पुराना नहीं होता। ये प्रसिद्ध विचार आज की हमारी चर्चा के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। आज हम इतिहास के एक ऐसे विवादास्पद अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे जिसकी गूंज आज भी भारत की राजनीति में, समाज में और हमारी शिक्षा में भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकॉले की विरासत की और भारतीय मानस को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की जो हालिया बहसें चल रही हैं उनकी। हाँ, और हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के कुछ अंश हैं जो इस मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों तर्कों को निष्पक्ष रूप से समझें, एक संतुलित और गहरी समझ बना सकें। और ये विषय उन सभी के लिए खास तौर पर जरूरी है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास और समाज से जुड़े कई अहम पहलुओं को खोलता है। तो चलिए इस जटिल विषय की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आजादी के कई दशकों बाद भी अक्सर ये कहा जाता था कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भूरे अंग्रेज यहीं रह गए। हाँ, ये मैंने भी बहुत सुना है। बिल्कुल। और कुछ लोग ये भी कहते कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। पहला दृष्टिकोण जो है वो इसी भावना पर आधारित लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी का मैकॉले की मानसिकता से मुक्ति का जो आह्वान है वो भी इसी धारणा का एक बड़ा राजनीतिक रूप लगता है। पर यह मानसिकता आखिर है क्या? इसका असर कितना गहरा बताया जाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मैकॉले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो उस पूरी औपनिवेशिक ताकत का प्रतीक है जिसने भारतीयों के मन में एक गहरी हीन भावना पैदा की। हीन भावना मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ बिल्कुल। तर्क ये है कि मैकॉले द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली का असल मकसद ही यही था कि भारतीय अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान से नफरत करना सीखें। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मानसिक कब्जा था जिसका असर शारीरिक गुलामी से कहीं ज्यादा लंबा चला। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक तरफा हमला नहीं था। ये मानसिकता धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करती गई, जिसे हम अपनी ही भाषाओं और संस्कृति को कमतर आंकने लगे। बिल्कुल। और इसी दर्द को महात्मा गांधी ने 1931 में चैथम हाउस में दिए अपने भाषण में बहुत सशक्त तरीके से उठाया था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा की उस खूबसूरत पेड़ जैसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया। अच्छा? हाँ, उनका मानना था कि इस वजह से भारत 50 या 100 साल पहले की तुलना में ज्यादा अनपढ़ हो गया था। आज जब डीकोलोनाइजेशन की बात होती है तो उसे उसी पेड़ के जड़ों को मानो फिर से सींचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाता है। और ये सिर्फ शिक्षा की किताबों तक ही सीमित नहीं है ना? इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सरकारी कामकाज में भी दिखता है। हाँ, और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारी संसदीय प्रक्रियाओं में और यहाँ तक कि अदालती तौर तरीकों में भी साफ दिखाई देता है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, स्रोतों में कई हैरान करने वाले उदाहरण हैं। जैसे क्या आपको पता है कि 1999 तक भारत का बजट शाम 5 बजे पेश होता था? शाम 5 बजे? ये तो बहुत अजीब है। इसका क्या कारण था? कारण ये था कि वो समय लंदन के हिसाब से सुबह के 11:30 बजे का होता था, जो वहाँ के वित्तीय बाजारों के लिए सुविधाजनक था। क्या कह रही हैं? मतलब आजादी के 50 साल बाद भी हम अपनी सबसे बड़ी आर्थिक घोषणा एक औपनिवेशिक टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे थे? जी हाँ, इसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बदला था। ये तो अविश्वसनीय है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह दिखाता है कि हमारी आर्थिक नीतियां भी दशकों तक एक औपनिवेशिक सोच से कैसे बंधी हुई थीं। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है, जहां आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठाता। सही कहा। और उदाहरण देखिए, हम जिला अधिकारी को आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। हाँ, कहते हैं। ये कलेक्टर शब्द उनकी राजस्व वसूली यानी टैक्स वसूलने की औपनिवेशिक भूमिका को दिखाता है, जबकि आज उनका काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना नहीं बल्कि विकास और प्रशासन है। इसी तरह अदालतों में जजों को माय लॉर्ड कहना, या वकीलों का वो भारी भरकम काला कोट और गाउन पहनना, ये सब उसी विरासत के निशान हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे पहनावे और स्वास्थ्य की सोच पर भी इसका असर दिखता है। भारत जैसे गर्म देश में 3 पीस सूट पहनकर सभ्य दिखने की कोशिश, या फिर आयुर्वेद और सिद्ध जैसी अपनी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को गैर वैज्ञानिक मानकर उन्हें हाशिए पर डाल देना और एलोपैथी को ही एकमात्र आधुनिक चिकित्सा समझना। और
लेख में एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छूने वाला उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अकाल से बुरी तरह प्रभावित ग्रामीण भारत में जहां लोग बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, हाँ। वहां के स्कूल के बच्चे अंग्रेजी कविता गा रहे हैं, रेन रेन गो अवे। ओह, ये तो सच में बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि हमें जो सिखाया जा रहा था उसका हमारी जमीनी हकीकत से कितना नाता टूट चुका था। हमारी शिक्षा हमें अपने ही परिवेश से बेगाना बना रही थी। सही। तो कुल मिलाकर इस तर्क का सार ये है कि ये मानसिकता हमें अपनी ही संस्कृति को शक की निगाह से देखना सिखाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। श्रुत ये भी साफ करता है कि इसका मतलब हर विदेशी चीज का अंधा विरोध करना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, मैं पश्चिम से खुशी खुशी उधार लूंगा जब मैं उस रकम को उचित ब्याज के साथ लौटा सकूं। बिल्कुल। यहाँ विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं बल्कि अंग्रेजियत से है, उस मानसिकता से है जो हर स्वदेशी चीज को हीन और हर पश्चिमी चीज को श्रेष्ठ मानती है। ये तर्क तो बहुत मजबूत लगता है और ये उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पर मुझे ये बात हैरान कर रही है कि स्रोत में एक पूरी तरह से अलग तस्वीर भी पेश की गई है। ऐसा लगता है कि हम शायद कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही जानते हैं और मैकॉले के ज्यादातर आलोचक उनके मूल दस्तावेज यानी 1835 के इंडियन एजुकेशन मिनट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। हाँ, और यहीं से ये कहानी एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। इस दूसरे दृष्टिकोण का मानना है कि मैकॉले की जो आज की छवि है वो दो चुनिंदा और अधूरे कोट्स पर बनाई गई है। दो अधूरे कोट्स पर? जी। पहला और सबसे प्रसिद्ध कोट है, एक ऐसा वर्ग बनाने का इरादा जो खून और रंग में भारतीय हो लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। हाँ, ये कोट तो मैकॉले की पूरी आलोचना की नींव है। इसे हर जगह सांस्कृतिक गुलामी के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन इसमें अधूरा क्या है? अधूरा यह है कि इस वाक्य के ठीक बाद जो लिखा है उसे हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा? पूरा पैराग्राफ कहता है कि ये वर्ग हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषीय मतलब इंटरप्रेटर्स का काम करेगा। और इसके बाद जो लाइन है वो सबसे जरूरी है। वो कहती है कि फिर यही वर्ग देश की स्थानीय बोलियों को परिष्कृत करेगा। स्थानीय बोलियों को? हाँ, उन्हें पश्चिमी शब्दावली से विज्ञान के शब्द देकर समृद्ध करेगा और धीरे धीरे उन्हें आम जनता तक ज्ञान पहुंचाने के लिए उपयुक्त माध्यम बनाएगा। एक मिनट, ये तो पूरी मतलब को ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका अंतिम लक्ष्य अंग्रेजी थोपना नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं को आधुनिक ज्ञान से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना था। कम से कम दस्तावेज तो यही कहता है। स्रोत में इसकी तुलना महाभारत के अश्वत्थामा वाले प्रसंग से की गई है। अश्वत्थामा? वो कैसे? एक आधा सच जो एक खास मकसद से बोला गया हो। जैसे युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हता, और धीरे से फुसफुसाया, नरोवा कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी। यहाँ भी मैकॉले की आधी बात बताकर एक अलग ही कहानी गढ़ दी गई। लेकिन क्या ये एक ज्यादा चालाक औपनिवेशिक रणनीति नहीं हो सकती? मतलब ज्ञान का प्रसार तो हो लेकिन हमारी शर्तों पर, हमारी भाषा के जरिए, ताकि बौद्धिक नियंत्रण बना रहे। आखिर दुभाषियों की जरूरत तो शासकों को ही होती है, शासितों को नहीं। ये एक बहुत जायज सवाल है और यहीं पर व्याख्या की गुंजाइश बनती है। आप इसे एक चालाक रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि हमें उनके लिखे हुए शब्दों को उनके पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे प्रसिद्ध कोट पर आते हैं, जो है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर है। हाँ, ये सुनकर तो सीधा यही लगता है कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा का खुल्लम खुल्ला अपमान कर रहे थे, एक तरह की नस्लीय श्रेष्ठता का भाव। सतही तौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम उसी दस्तावेज को पूरा पढ़ें तो मैकाले ये भी लिखते हैं कि पश्चिम भी कभी बर्बर अवस्था में था और यूनान और रोम के ज्ञान ने उसे सभ्य बनाया। अच्छा, ये भी लिखा उन्होंने? हाँ, उनका तर्क भाषा की शक्ति को लेकर था, नस्ल को लेकर नहीं। वो कह रहे थे कि जिन भाषाओं में आधुनिक विज्ञान और दर्शन का ज्ञान उपलब्ध होता है वे समाज को बदल देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन भाषाओं ने रूस को पिछड़ेपन से बाहर निकाला। उनका जोर ज्ञान के वाहक के रूप में भाषा के महत्व पर था। तो उनका तर्क नस्लीय श्रेष्ठता का नहीं बल्कि ज्ञान केंद्रित था कि कौन सी भाषा उस वक्त के आधुनिक ज्ञान को पहुंचाने में ज्यादा सक्षम थी। ये नजरिया भी कहानी को काफी बदल देता है।
लेकिन स्रोत में एक और पहलू है जो इस बहस को और भी ज्यादा जटिल और शायद विस्फोटक भी बना देता है। और वो है जाति का सवाल। हाँ, और ये शायद इस दूसरे दृष्टिकोण का सबसे मजबूत और सबसे अप्रत्याशित तर्क है। एक मिनट रुकिए, स्रोत मैकॉले को जाति व्यवस्था से जोड़ता है। ये तो एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एंगल है। अब तक की पूरी बहस भाषा, संस्कृति और उपनिवेशवाद पर थी। ये कनेक्शन कैसे बनता है? वाकई जी, उन्होंने इस विचार का मजाक उड़ाया था कि कोई देश तब तक तरक्की कर सकता है जब तक राज्यों के सर्वोच्च सम्मान एक पसंदीदा जाति के लिए आरक्षित हो। तो इस नजरिए से देखें तो अंग्रेजी शिक्षा ने अनजाने में ही सही जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था पर चोट की। बिल्कुल। जिन दलितों और पिछड़े वर्गों को संस्कृत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से सदियों तक दूर रखा गया था, उनके लिए अंग्रेजी ने एक नया सीधा रास्ता खोल दिया। मतलब एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया। एक तरह से हाँ। अंग्रेजी सीखने के लिए किसी खास जाति या कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी तरह के कर्मकांड के। इसने उन्हें विज्ञान, कानून और प्रशासन की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया। इसीलिए विद्वान डी श्याम बाबू ने महात्मा मैकॉले शब्द का इस्तेमाल किया। महात्मा मैकॉले? हाँ, उनका तर्क है कि अंग्रेजी ने जाति के इतिहास में पहली संरचनात्मक सेंध लगाई। जो अवसर जाति आधारित समाज ने दलितों को देने से इनकार कर दिया, वो अंग्रेजी ने उन्हें प्रदान किए। तो अब हमारे सामने एक ही व्यक्ति और उसकी विरासत की दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैं। एक तरफ मैकॉले सांस्कृतिक दास्ता का प्रतीक हैं, जिन्होंने हमें अपनी जड़ों से काटा, और दूसरी तरफ वो सामाजिक मुक्ति के एक अप्रत्याशित नायक के रूप में दिखते हैं, जिन्होंने जाति की दीवारों पर प्रहार किया। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसे कैसे समझा जाए? इसका मतलब ये है कि ये बहस सिर्फ मैकॉले के बारे में है ही नहीं। अच्छा, हिस्सा है। ये अंग्रेजी भाषा की भूमिका पर, आधुनिकीकरण के सही रास्ते पर और जाति के लगातार बने रहने वाले सवाल पर एक बड़ी बहस है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि किसी भी ऐतिहासिक हस्ती का मूल्यांकन कैसे किया जाए। क्या उन्हें आज के नैतिक पैमानों पर तौला जाए, या उनके अपने समय के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उनके प्रभाव को समझा जाए। सही कहा। तो ये भारत को देखने के दो अलग-अलग चश्मों का टकराव है। एक चश्मा भारत की उस प्राचीन सभ्यतागत पहचान को वापस पाना चाहता है जो उपनिवेशवाद से पहले थी, और दूसरा चश्मा उस दौर की कुछ चीजों जैसे अंग्रेजी को देश के अंदर की सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक जरूरी हथियार मानता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक विचार भारत के उस सभ्यतागत सार को फिर से खोजना चाहता है जिसे उपनिवेशवाद ने कथित रूप से दूषित कर दिया। वहीं दूसरा विचार कहता है कि उपनिवेशवाद के आने से पहले भी भारतीय समाज में गहरी समस्याएं थीं, खास तौर पर जाति। और इस नजरिए से अंग्रेजी जैसी बाहरी चीज एक मुक्तिदाता की तरह आई। यह बहस दिखाती है कि भारत का अतीत कितना जटिल है और उसकी व्याख्या कितनी अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ भी हो सकती है। सही। तो आज हमने मैकॉले की विरासत से जुड़े दो शक्तिशाली और परस्पर विरोधी तर्कों को समझा। एक तरफ उपनिवेशवाद की लंबी परछाई है और सांस्कृतिक स्वाभिमान को फिर से पाने की एक तीव्र इच्छा है, तो दूसरी तरफ इतिहास की अधूरी व्याख्याओं पर गंभीर सवाल हैं और अंग्रेजी भाषा के सामाजिक प्रभाव का एक बिल्कुल अलग मूल्यांकन है। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल की दिशा तय करती है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में मैकॉले की आलोचना के लिए महाभारत के अश्वत्थामा वाले आधे सच का उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, क्या इस उपमा का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी हो सकता है? मतलब? जब कोई समाज या देश अपनी एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की कोशिश करता है, तो क्या इतिहास की ऐसी आंशिक व्याख्याओं को, ऐसे आधे सच को कभी-कभी एक जरूरी और जायज उपकरण के रूप में देखा जाता है? अच्छा, और अगर हाँ, तो किसी अधूरे सच की बुनियाद पर एक राष्ट्रीय कहानी बनाने के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं?